माँ शारदे को नमन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम उस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को एक बार वापस कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे और आज इस अधिनियम को समाप्त करते हैं ताकि अगली बार एक नए अधिनियम के साथ हाजिर हो सकूं। हम पढ़ रहे थे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि यदि यह पूछा जाए कि यह अधिनियम किस वर्ष का है, निश्चित तौर पर 2005 का है। परंतु ये पूछे कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, तो हमें ध्यान रखना है 26 अक्टूबर 2006 को प्रभावी हुआ था। हो सकता है डेट न पूछे, ये पूछ ले कि किस वर्ष प्रभावी हुआ, तो हमारा जवाब 2006 होगा। ये दोनों एक्ट लिखे हुए हैं, परंतु ध्यान रखना ये एक्ट है और ये उसके नियम है, लॉज हैं। तो अगर अधिनियम पूछता है तो 2005 का है, परंतु इस संबंध में जो नियम बनाए गए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, ये नियम 2006 में बनाए गए और ये दोनों एक साथ लागू होते हैं 26 अक्टूबर 2006 को। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक अधिनियम में प्रारंभ में कुछ परिभाषाएं दी हुई होती है। इस अधिनियम में भी कुछ परिभाषाएं दी हुई है धारा 2 के अंतर्गत। उनमें से हमारे काम की 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। सबसे पहली परिभाषा व्यथित व्यक्ति, एग्रीव्ड पर्सन। अभी हमने अधिनियम को देखा था, ये किसके लिए अधिनियम है? ये महिलाओं के लिए है। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि जो पीड़ित पक्षकार है या व्यथित व्यक्ति जो है, एग्रीव्ड पर्सन है, वो पक्का ही कोई महिला होगी। महिला कौन सी होगी? महिला वो होगी जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है और जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, यानी जिसके साथ कोई न कोई हिंसा कारित हुई है। तो मैं बता रहा था कि व्यथित व्यक्ति ऐसी महिला होगी जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है, जरूरी नहीं है कि है ही या रही हो, और जो घरेलू हिंसा का शिकार रही है, यानी प्रत्यर्थी द्वारा जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा की कार्रवाई हुई है, ऐसी प्रार्थी को या महिला को व्यथित व्यक्ति इस अधिनियम में कहा गया है। दूसरी परिभाषा घरेलू नातेदारी, एक तरह से रिश्तेदारी। क्या होती है घरेलू नातेदारी? घरेलू नातेदारी किन्हीं 2 व्यक्तियों का जो साझी गृहस्थी में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, उनके बीच का संबंध है। और यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि वो संबंध या तो समरक्तता से निर्मित हो, या वो विवाह से निर्मित हो, या दत्तक के कारण निर्मित हो, या वे अविभाजित परिवार के कारण एक ही परिवार का हिस्सा हो। आइए, ऐसे 2 व्यक्तियों के बीच की रिश्तेदारी या नातेदारी जो साझी गृहस्थी में, यानी एक साथ एक परिवार में रहते हैं या रह चुके हैं, और जिनमें समरक्तता या विवाह या दत्तक प्रकार की, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की रिश्तेदारी है, नातेदारी है, और या फिर वे अविभक्त कुटुंब, यानी एक तरह से संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। तो ये घरेलू नातेदारी हुई। ध्यान रखना, कोई किराएदार वगैरह जो है, वो किराएदार वगैरह जो है इस घरेलू नातेदारी में नहीं आते हैं। आपस में रिश्ता होना चाहिए। केवल एक मकान में रहने से, ऊपर नीचे रहने से जरूरी नहीं है कि वो परिवार के सदस्य हो या उनके बीच में कोई घरेलू नातेदारी या रिश्तेदारी हो। वो समरक्तता से बननी चाहिए, वो विवाह से होनी चाहिए, और या फिर दत्तक ग्रहण की हो, या एक कुटुंब के सदस्य हो। हाँ, पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था और मैंने आपको उस समय भी जवाब दिया था कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, क्या इसमें वो स्वीकार्य है? बिल्कुल है। मैंने आपको एक केस का भी हवाला दिया था, मोहम्मद रफीक का केस है, हमारे राजस्थान का केस है, और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जो लिव इन रिलेशनशिप है
वो भी एक प्रकार का विवाह जैसा ही संबंध है, क्योंकि उन दोनों पक्षों के मध्य में सब कुछ होता है, शारीरिक संबंध होते हैं, वे पति पत्नी की भांति रहते हैं। बस एक ही है कि उनके बीच में विवाह नामक संस्कार संपन्न नहीं होता है। यानी विवाह नामक एक संस्था दोनों के बीच में नहीं होती है, पर सब कुछ संबंध वैसा ही है। तो मोहम्मद रफीक के मामले में यह तर्क दिया गया कि चूंकि दोनों पक्षकारों में विवाह नहीं हुआ है, अतः यह मामला घरेलू हिंसा का नहीं है। परंतु न्यायालय ने इसे माना है लिव इन रिलेशनशिप भी विवाह जैसा संबंध है। अगर उसमें भी व्यक्ति द्वारा महिला के साथ हिंसा कारित होती है तो वो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। तीसरी परिभाषा, प्रत्यर्थी, रेस्पोंडेंट। प्रत्यर्थी वो वयस्क व्यक्ति होगा, वयस्क होगा। प्रत्यर्थी एक ऐसा वयस्क व्यक्ति है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है और जिस पर आरोप है कि उसने व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा कारित की है, यानी घरेलू हिंसा की है, और उसके विरुद्ध कोई न कोई अनुतोष की मांग यानी राहत की मांग की है। ऐसा वयस्क पुरुष जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है, किराएदार नहीं होगा, पड़ोसी नहीं होगा, बाकायदा घरेलू नातेदारी होगी, नातेदारी में है या रहा है इससे पहले, आज भले ही महिला अलग हो जाए, किराए जाके रह जाए, परंतु फिर भी घरेलू हिंसा का मामला दर्ज होगा, क्योंकि वो नातेदारी में थी या आज भी है, दोनों ही कंडीशन में होगा। और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत अनुतोष, अपन इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं राहत यानी रिलीफ की मांग की है। ये तीन डेफिनेशन धारा 2 की हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी डेफिनेशन का हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है। पर अगर आप अधिनियम को देखोगे, ओरिजिनल अधिनियम बेयर एक्ट को देखोगे, निश्चित तौर पर उसमें यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी ऐसा वयस्क पुरुष होगा। पर मैंने आपको एक केस का हवाला पहले दिया था, पिछले संडे को भी। अर्चना हेमंत नाइक के मामले में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रत्यर्थी महिला भी हो सकती है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक्ट सबसे पहले हैं, फिर कोर्ट के जजमेंट हैं। अगर वहां प्रश्न आएगा तो वो इस संदर्भ में बनेगा, संभावना कम है कि कोर्ट केसेज के संबंध में बनेंगे। पर जब अपन जुडिशियल सर्विसेज के लिए ट्राई करते हैं तो वहां पर इस तरह के केस लॉ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परंतु फिर भी अगर व्यथित व्यक्ति पुरुष के अलावा उसकी अन्य महिला सदस्यों से भी पीड़ित है तो उन सब के खिलाफ मामला बनता है। चलिए आगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, घरेलू हिंसा। जैसा कि अधिनियम का टाइटल ही है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। महिला हमने समझ ली। घरेलू हिंसा क्या है, इसके लिए अलग से धारा 3 में प्रोविजन किया गया है। मैंने पहले भी पिछले संडे को भी आपसे कहा था कि जो ही मस्तिष्क में हिंसा शब्द पर अपन चिंतन करते हैं तो कहीं न कहीं कोई बड़ा कांड दिमाग में आता है कि बहुत भयंकर पिटाई हुई होगी, हड्डी पसली तोड़ दी गई होगी, या खून खराबा हुआ होगा, ऐसी पिटाई हुई है जिसमें कोई हड्डी तोड़ी गई है या खून निकला है। पर नहीं, चूंकि यह मामला घर की महिला से है, घरेलू हिंसा का मामला है, तो ये सब होना जरूरी नहीं है। ये अधिनियम कुल मिला के परिवार के प्रेम को बनाए रखने के लिए है। महिलाओं के मामले में, घर की महिला के मामले में एक छोटी मोटी घटना भी हिंसा कहलाती है, इवन कि उसको दुत्कारना भी। तो यहाँ पर घरेलू हिंसा बिल्कुल नए संदर्भ में है। अन्य अधिनियमों में हिंसा की परिभाषा अलग है और हमारे यहाँ पर ये घरेलू हिंसा के संदर्भ में है। यदि व्यथित व्यक्ति के शरीर को या मन को चोट पहुंचे, शरीर के किसी अंग को चोट पहुंचे या उसकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाए तो ये सब हिंसा में माना जाएगा। इसी धारा 3 में हिंसा को 4 भागों में बांटा गया है: शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा,
मौखिक या भावनात्मक हिंसा और आर्थिक हिंसा। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शारीरिक हिंसा। फिर बता दूं, शारीरिक हिंसा का मतलब भयंकर वाली मारपीट, हड्डी तोड़ना, खून निकालना नहीं है। केवल लात मारना, धक्का देना, दांत से काट देना, ये भी घरेलू हिंसा में शामिल होंगे। सामान्य तो छोटा मोटा मुक्का मारना हिंसा नहीं कहलाता है। दोस्तों के बीच में भी आपके हो जाती है, भाई बहन लड़ पड़ते हैं, पर जब इंटेंशन दूसरा हो, जब इंटेंशन ये हो कि उस महिला को प्रताड़ित किया जाए, तो प्रताड़ित करने के लिए एक छोटा सा धक्का देना भी पर्याप्त होता है, और वो शारीरिक दुरुपयोग या शारीरिक हिंसा के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत आएगा। तो सब कुछ, मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, लात मारना, धक्का देना, दांत से काटना, मुक्का मारना या और किसी तरीके से शरीर को पीड़ा पहुंचाना भी शारीरिक दुरुपयोग या शारीरिक हिंसा में आएगा। अब है लैंगिक हिंसा। महिला की गरिमा को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाना, उसके महिला होने के नाते, ये लैंगिक हिंसा है। उसको कोई अश्लील सामग्री दिखाना, अश्लील फोटो दिखाना, या कोई शरीर का अंग इस तरीके से प्रदर्शित करना, या उसके साथ जबरन संबंध बनाना। मैंने पिछली बार भी आपको एक उदाहरण दिया था कि केवल विवाह मात्र से पुरुष को यह अधिकार नहीं होता है कि वो पत्नी के साथ शारीरिक संपर्क स्थापित करे। विवाह तो है ही, पर यहाँ तो हिंसा का मामला चल रहा है, घरेलू हिंसा का मामला चल रहा है, और ऐसी दशा में पति पत्नी के संबंध नहीं है, और ऐसे में अगर वो व्यक्ति जबरन कोशिश करता है महिला से शारीरिक संपर्क स्थापित करने की, तो इस समय इस अधिनियम के उद्देश्य से वो लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आएगा। तो लैंगिक हिंसा में बलात्, लैंगिक मैथुन करना, अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरें या कोई भी अश्लील सामग्री को प्रदर्शित करना, देखने को मजबूर करना, या कोई अन्य अस्वीकार्य कार्य जो महिला की गरिमा को कम करता हो, ऐसा प्रत्येक कार्य इस अधिनियम के उद्देश्य से लैंगिक हिंसा में माना जाएगा। अगला है मौखिक या भावनात्मक हिंसा, यानी कोई हाथ नहीं चला, कोई थप्पड़ नहीं चली, कोई मुक्का नहीं, केवल मुख का प्रयोग किया गया। अपन कोई भी एक छोटे से शब्द के माध्यम से उसको तिरस्कृत कर दें, इतना दुत्कारा कर दें, ये उसका अपमान है, ये उसका तिरस्कार है। मुंह से अपन गाली दे दें, ये उसका अपमान है। या अगर उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा है और उसके लिए अपन उसको कमेंट्स करें कि तू बांझ औरत है, तेरे बच्चे नहीं होते हैं, मैं दूसरे लेके आऊंगा, ये भावनात्मक दुरुपयोग है। जब अपन ये कहते हैं तो हमारे लिए तो वो कहना भर हुआ, परंतु उस महिला की भावना को ठेस पहुंचती है। यदि उसके केवल महिला संतान हो रही है, बालिकाएं हो रही है, और उसके नर संतान नहीं हो रही है, और इस बात के लिए भी अगर उसको प्रताड़ित किया जाए, ये भावनात्मक या मौखिक दुरुपयोग है। तो ये बहुत ही व्यापक अर्थ में इनका प्रयोग किया गया है। यदि दहेज की मांग की जाए, घर में एक बच्ची है, जरूरी नहीं है कि वो पत्नी हो, क्योंकि व्यथित व्यक्ति महिला होगी, अब वो पत्नी के रूप में हो सकती है, वो बहन के रूप में हो सकती है, और किसी भी रूप में हो सकती है। अगर एक घर में बेटी को भी पिता या भाई द्वारा बहन को शिक्षा से रोका जाता है, पर रोकने का कारण सामान्य न होकर उसे प्रताड़ित करना हो, तो वो भावनात्मक दुरुपयोग कहलाएगा, वो हिंसा कहलाएगी। ऐसी दशा में वो कोई भी कानूनी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। तो अपमान करना, तिरस्कार करना, गाली देना, संतान न होने या नर संतान न होने के लिए उसका उपहास उड़ाना, किसी ऐसे व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने की धमकी देना जो उसके क्लोज रिलेशन में है। मान लो एक पति अपनी पत्नी को इस आशय की धमकी देता है कि मैं तेरे पिता को आने दे,
या मैं तेरे पिता को प्रताड़ित करूंगा, या पिता को ये जाके कहूंगा कि तू ऐसी है, या तेरे भाई को आने दे, तो ये भी भावनात्मक दुरुपयोग या मौखिक दुरुपयोग यानी कुल मिला के घरेलू हिंसा में शामिल होगा। दहेज न लाने हेतु अपमानित करना भी इसी का हिस्सा है। इसके अलावा यदि उसके चरित्र या आचरण पर कोई आक्षेप किया जाए, कमेंट्स किया जाए, वो भी भावनात्मक हिंसा है। किसी बच्ची का जबरदस्ती विवाह कर देना, वो करना नहीं चाहती है, वो आगे पढ़ना चाहती है, पर अगर पिता या भाई उसको धुतकारते हुए नो चुपचाप शादी करो, घर जाओ, अपने ससुराल जाओ, वहां जाके कुछ भी करो, तो ये सब भी घरेलू हिंसा में शामिल होगा। अगर किसी का कोई अफेयर हो गया, महिला का, लड़की का, शादीशुदा महिला का नहीं हो, अगर लड़की का अफेयर हो गया और माँ बाप उसकी शादी नहीं करते और जबरदस्ती किसी अन्य से शादी कर देते हैं, जबरदस्ती, तो ये भी घरेलू हिंसा में शामिल होगा। तो जबरन विवाह कर देना या उसके पसंद के व्यक्ति से विवाह से रोकना, उच्च शिक्षा हेतु रोकना, और या इनमें से किसी भी कारण से आत्महत्या की धमकी देना। अगर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को भी धमकी देता है कि तू अगर पियर गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, और इस बात से उसको प्रताड़ित करने की कोशिश करे, तो ये घरेलू हिंसा का मामला बनता है। एक पिता अपनी बच्ची को यह कहे कि तुझे शादी केवल इसी से करनी पड़ेगी, एक्स व्यक्ति से करनी पड़ेगी, तू अपनी पसंद वाले बच्चे से नहीं करेगी, तो ये घरेलू हिंसा का मामला बनता है। अब है आर्थिक हिंसा। प्रत्येक ऐसी हिंसा जिसमें कहीं न कहीं पैसे का संबंध हो, यदि व्यथित व्यक्ति या उसके बच्चे के भरण पोषण हेतु अगर व्यय की राशि नहीं दी जाती है तो वह आर्थिक हिंसा है। उनके चिकित्सा व्यय नहीं दिए जाते हैं, आर्थिक हिंसा है। बच्चों की पढ़ाई का खर्च, किताब का खर्च, ट्यूशन का खर्च नहीं दिया जाता है, ये आर्थिक हिंसा है। यदि उक्त व्यथित व्यक्ति यानी पीड़ित महिला कोई छोटा मोटा व्यवसाय करती है तो उसके व्यवसाय से उसको रोकना कि तू घर में ही रहे, उसको व्यवसाय से रोकना भी आर्थिक हिंसा है। यदि वो कोई नौकरी करना चाहती है तो उसको रोकना भी आर्थिक हिंसा है। उसका कोई स्त्री धन है या उसको कोई वेतन मिला और पति उस वेतन को स्वयं ले ले, जबरदस्ती ले ले, या उसके स्त्री धन को या उसके जेवर को बिना उसकी अनुमति के बेच दे, उसकी किन्हीं प्रतिभूतियों को, सिक्योरिटीज को, शेयर्स को या उसके नाम की प्रॉपर्टी को बेच दे, ये सब आर्थिक हिंसा में शामिल है। व्यथित व्यक्ति या बच्चों हेतु धन उपलब्ध न कराना, स्वयं या बच्चों हेतु खाना, कपड़े, दवाइयां यानी भरण पोषण, इसमें सब आ गया, दवाइयां आदि उपलब्ध न कराना, उसको रोजगार से रोकना या नौकरी से रोकना, घरेलू वस्तुओं के उपयोग से या उपभोग से रोकना, घर के किसी भाग के प्रयोग से रोकना, यानी उसको एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक सीमित कर देना कि तू पूरे घर में कहीं नहीं घूमेगी, केवल एक कमरे में पड़ी रहे, ये एक आर्थिक हिंसा है। या अगर उसको मजबूरी में किराए रहना पड़ रहा है और उस किराए का भुगतान न करे तो ये भी आर्थिक हिंसा में शामिल होगा। पर इससे पहले एक आर्थिक हिंसा का पार्ट और है, किराए का भुगतान। वही मैंने जैसा कि बताया, यदि पीड़ित पक्षकार यानी व्यथित व्यक्ति यानी वो पीड़ित महिला अलग से रहती है, रहना पड़ रहा है उसको मजबूरी में, और उसके किराए का भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो यह आर्थिक हिंसा है। उसको नौकरी छोड़ने से मजबूर किया जाता है, यह भी आर्थिक हिंसा है। उसका वेतन या आय को ले लेना, जैसा कि मैंने बताया, स्त्री धन को ले लेना और उसको बिना अनुमति के बेच देना, ये सब आर्थिक हिंसा में शामिल होगा। इस पिक्चर को अपन समझने की कल कोशिश कर रहे थे। मैंने आपका एक चार्ट तैयार किया है ताकि एक बार मोटा मोटी यह अधिनियम किस प्रकार से काम करता है हम उसे समझने का प्रयास करें। देखो, इसमें जो भी किरदार दिए हुए हैं वो सब इस अधिनियम के किरदार हैं। सबसे पहले हम यहां नजर डालते हैं। ये जो श्रीमान जी है, जैसा कि पिक्चर से ही पता चल रहा है कि ये घरेलू हिंसा को कारित कर रहे हैं, घरेलू हिंसा का कार्य कर रहे हैं।
ये श्रीमान जी प्रत्यार्थी है, रेस्पोंडेंट है, एक तरह से इस पिक्चर के ये खलनायक है, और इन्हीं के कारण इस अधिनियम को बनाने की जरूरत पड़ी है। यदि इन्होंने कोई हिंसा नहीं की होती तो हमें इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अब दूसरा प्रमुख किरदार है व्यथित व्यक्ति। जैसा कि अपन अभी उल्लेख कर चुके हैं, व्यथित व्यक्ति एक ऐसी महिला है जो प्रत्यार्थी से घरेलू नातेदारी में है, साझी गृहस्थी में निवास करती है और जो घरेलू हिंसा की शिकार हुई है। यानी कि अब इसको उपचार देने के लिए, राहत देने के लिए ये सारा इंतजाम किया गया है। कौन कौन से किरदार हैं? ये संरक्षण अधिकारी है, ये सेवा प्रदाता है, एक आश्रय गृह यानी एक तरह से शेल्टर होम, ये चिकित्सा सुविधा है, ये मजिस्ट्रेट साहब है, ये पुलिस विभाग है, और ये दो अधिकारी है परामर्शदाता और एक कल्याण विशेषज्ञ। अपनी अपनी जगह सभी महत्वपूर्ण है, पर इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर। देखो धारा 4 जो है वो ये बताती है कि कौन शिकायत लेके संरक्षण अधिकारी के पास जाएगा। ध्यान रखना, घरेलू हिंसा की शिकायत कोई भी कर सकता है इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार। मैं बता रहा हूं कि इस बात की घरेलू हिंसा की शिकायत करने का अधिकार किसे है, वो धारा 4 में दिया हुआ है। धारा 4 में दिया गया है कि व्यथित व्यक्ति या उसका कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इस बात का विश्वास है कि घरेलू हिंसा की कोई घटना हुई है या होने की आशंका है, तो वो संरक्षण अधिकारी के पास आवेदन दे सकेगा। अब ये संरक्षण अधिकारी कौन है, ये धारा 8 में बताया गया है, और धारा 9 में संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य दिए गए हैं। यानी इससे संबंधित जो धारा है 8 और 9 है, और सेवा प्रदाता की धारा है 10। आश्रय गृह हेतु धारा 6 में प्रोविजन किया गया है, चिकित्सा हेतु धारा 7 में प्रोविजन किया गया है। धारा 6, 7, 8 और 9, 8 में नियुक्ति है, 9 में इसके कर्तव्य है, और धारा 10 में सेवा प्रदाता है, और 4 में यह दिया हुआ है कि भाई कौन शिकायत करेगा, तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो संरक्षण अधिकारी के पास शिकायत कर सकता है। मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि ये शिकायत सीधे मजिस्ट्रेट के पास हो सकती है, ये शिकायत सेवा प्रदाता के पास भी हो सकती है। ये इस कानून को इतना व्यापक बनाया गया है कि घरेलू हिंसा की दशा में कोई भी पीड़ित पक्षकार इन सब में से किसी का भी सहयोग लेके उस घटना को दर्ज करा सके। उसको ये शंका नहीं होनी चाहिए कि पुलिस में जाने से डर लगता है, इसीलिए इसको इतना व्यापक बनाया गया है। व्यथित व्यक्ति चाहे तो सीधा पुलिस के पास आवेदन कर सकता है, या वो सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, वो सेवा प्रदाता के पास जा सकता है, या वो संरक्षण अधिकारी के पास जा सकता है। पहले समझते हैं कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कैसे होती है। धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का प्रोविजन है। उसमें यह कहा गया है कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। तो धारा 8 जो है वो ये कहती है कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा की जाएगी। प्रत्येक जिले के लिए उतने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जितना राज्य सरकार उचित समझे, और ये उचित समझना इस बात पर डिपेंड करता है कि उस जिले में क्राइम की पोजीशन क्या है, कितने मामले दर्ज होते हैं, उसके आधार पर आवश्यकता के अनुसार संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अधिनियम में यह कहा गया है कि संरक्षण अधिकारी किसी सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन का कोई सदस्य हो सकता है।
पर केवल किसी संगठन का सदस्य होने मात्र से ही वो इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। उसे कम से कम 3 वर्ष का सामाजिक कार्यों का अनुभव होना चाहिए। यदि 3 वर्षों के सामाजिक कार्यों का अनुभव है तो ही उसे संरक्षण अधिकारी के रूप में कम से कम 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। कम से कम 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए नियुक्ति से पहले, और फिर उसे 3 वर्ष के लिए कम से कम, देखो मैंने पहले भी उल्लेख किया था, आगे अपन कई अधिनियम पढ़ेंगे, कई ऐसी संस्थाएं होंगी, कई ऐसे अधिकारी होंगे, वहां पर कहा गया अधिकतम अवधि, और यहां पर शब्द काम में लिया गया है कम से कम। यानी एक बार नियुक्त होने के बाद यदि वो अपने पद का दुरुपयोग नहीं करता है या और कोई कारण से उसको नहीं हटाया जाता है तो कम से कम 3 वर्ष तो वो अपने पद पर बने रहेगा। ये अपन सब आगे पढ़ने वाले हैं, सब आगे आएगा स्लाइड के माध्यम से। अब धारा 9 में संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य दिए हैं। सबसे पहली चीज, संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के सामान्य अधीक्षण के अंतर्गत कार्य करेगा। यानी कि उसका जो प्रमुख है वो किसका कहना मानेगा? मजिस्ट्रेट का। इसकी नियुक्ति मजिस्ट्रेट के कार्यों में सहायता करने के लिए होती है, साथ ही व्यथित व्यक्ति को उचित ट्रीटमेंट देने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। संरक्षण अधिकारी अपने क्षेत्र से संबंधित सभी सेवा प्रदाताओं, आश्रय गृहों और चिकित्सा संबंधी जो भी सुविधाएं हैं उन सब की डिटेल को अपने पास रखता है, ताकि जो ही कोई मामला पहुंचे, यदि पीड़िता यानी जो व्यथित व्यक्ति अगर उसको कोई चिकित्सकीय सहायता की जरूरत है, उसके साथ कोई छोटी मोटी मारपीट की घटना हुई है, तुरंत उसे चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यदि उसको घर से निकाल दिया गया है तो संरक्षण अधिकारी तुरंत ही आश्रय गृह उपलब्ध कराएगा। तो इस तरीके से इसके कार्य बहुत व्यापक है। जो ही कोई शिकायत संरक्षण अधिकारी के पास पहुंचती है, सबसे पहले संरक्षण अधिकारी उसको दर्ज करता है। और मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि शिकायत प्रारूप 1 में दर्ज की जाएगी। शिकायत प्रारूप 1 में दर्ज की जाएगी और इसको नाम दिया गया है इस अधिनियम में घरेलू घटना रिपोर्ट। मैंने आपको बताया था इसे DIR डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहा जाता है। इसको घरेलू हिंसा रिपोर्ट नहीं कहा गया कहीं पर भी, इसको एक सामान्य नाम दिया गया है घरेलू घटना रिपोर्ट। ये उसको दर्ज करेगा और इसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा और साथ में ही उसकी एक कॉपी उस क्षेत्र के संबंधित सेवा प्रदाता को भेजेगा। साथ ही उस क्षेत्र से संबंधित पुलिस थाने को भी, जो भी वहां का भार साधक अधिकारी होगा, उसको भी एक कॉपी इसकी देगा। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यदि व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा की जरूरत है, कोई लीगल असिस्टेंस लेनी है, राय लेनी है, तो वो विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के अंतर्गत उसको जानकारी उपलब्ध कराएगा और उसकी सुविधा प्राप्त करने के लिए जो भी फॉर्म वगैरह होते हैं, प्रारूप होते हैं, उनको निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा अगर आश्रय गृह की जरूरत है तो वो उपलब्ध कराएगा, चिकित्सा की जरूरत है तो वो उपलब्ध कराएगा। एक महत्वपूर्ण काम और करेगा, जो सेवा प्रदाता हैं, इनके जो सदस्य हैं, उनमें से जो योग्य व्यक्ति हैं उनको परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करवाने के लिए एक लिस्ट तैयार करेगा, ताकि जब भी मजिस्ट्रेट को
उचित अवसर मिले, कभी ऐसा मौका मिले कि परामर्शदाता की जरूरत है, काउंसलिंग के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है, तो उनमें से किसी एक नाम को आगे करेगा और उसको ये जिम्मेदारी सौंपेगा। अब हम थोड़ा मनन करते हैं सेवा प्रदाता पे। धारा 10। धारा 10 सेवा प्रदाता कौन होंगे? धारा 10 में कहा गया है धारा 10 में यह कहा गया है कि या तो वो संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हो, और या वह भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो। केवल पंजीकृत संस्था होने से ही वो सेवा प्रदाता नहीं हो जाती। इनके लिए भी आवश्यक है कि कम से कम 3 वर्षों का इस अधिनियम से संबंधित उद्देश्यों का, इस अधिनियम से संबंधित कार्यों का, महिलाओं आदि के संरक्षण का उन्हें अनुभव होना चाहिए। महिलाओं से संबंधित मामलों का उन्हें ये प्राथमिकता दी गई है कि यथासंभव महिला को नियुक्त करेंगे, ताकि जो पीड़ित पक्षकार जो कि महिला ही है उनसे डिस्कस करने में, उनको अपनी प्रॉब्लम बताने में कोई हिचक का अनुभव नहीं करे। परंतु फिर भी यदि नियुक्त अधिकारी अधिकांश पुरुष है, उनमें से कोई योग्य महिला उपलब्ध नहीं है, तो फिर तो बेटा पुरुष को नियुक्त किया जाएगा। हाँ जी, तो इन दोनों में से किसी भी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था जिसको कम से कम 3 वर्षों का अनुभव है, और यदि वो अपने आप को इस अधिनियम के उद्देश्य से सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है, तो वो प्रारूप 6 के अंतर्गत राज्य सरकार को आवेदन करेगी। राज्य सरकार प्रारूप की उचित जांच करेगी, और यदि वो संस्था योग्य पाई जाती है तो उसे सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। एक क्षेत्र विशेष में, एक ही जिले के कई भागों में कई सेवा प्रदाता हो सकते हैं। सरकार अधिक से अधिक इनकी नियुक्ति करने की कोशिश करती है, ताकि पीड़ित पक्षकार किसी भी सेवा प्रदाता की सेवाओं को ले सके। चलिए, तो इसका मतलब यह तय हो गया कि सेवा प्रदाता कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है। संरक्षण अधिकारी एक व्यक्ति विशेष होगा, परंतु सेवा प्रदाता कोई संस्था होगी, और संस्था में कई सदस्य होते हैं। अब इन सेवा प्रदाता रूपी संस्थाओं के कई सदस्यों में से जो सदस्य योग्य हैं, जिनको काउंसलिंग का अनुभव है, संरक्षण अधिकारी उनकी एक लिस्ट बनाता है, और उन्हीं में से परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाती है। धारा 14 नियुक्ति, ध्यान रखना, नियम 13 के अंतर्गत होगी, परंतु परामर्शदाता कौन होंगे ये धारा 14 में दिया गया है। दोनों चीजें अलग अलग है, बहुत ध्यान देना, क्योंकि आप लोग, हाँ बेटा, तो धारा 14 तो केवल ये बताती है कि परामर्शदाता, यदि मजिस्ट्रेट को यह लगे कि इस मामले में किसी एक या दोनों पक्षकार को काउंसलिंग की जरूरत है, परामर्श की जरूरत है, तो वो इसका प्रबंध करेगा। और ये परामर्शदाता
इसी सेवा प्रदाता के सदस्यों में से होते हैं, जिनकी लिस्ट संरक्षण अधिकारी द्वारा पहले ही तैयार करके रखी जाती है। जिस केस में जैसी आवश्यकता होती है व्यथित व्यक्ति से पूछा जाता है और उसी के अनुसार परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाती है। परामर्शदाता अपनी नियुक्ति के बाद में दोनों पक्षकारों की मीटिंग रख सकता है, दोनों पक्षों को बुलाएगा और उस मीटिंग का मूल उद्देश्य होगा कि भविष्य में फिर कभी घरेलू हिंसा की घटना घटित ना हो। वो प्रत्यार्थी से इस बात का आश्वासन चाहेगा कि ऐसी घटना भविष्य में नहीं होगी। यदि व्यथित व्यक्ति परामर्शदाता से ये निवेदन करे कि इस मामले में समझौते का प्रयास करे, तो वो ये कार्य भी करेगा। दोनों पक्षों को बैठाकर ये मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा और अगर दोनों पक्षों में समझौता होता है तो परामर्शदाता उस समझौते को अभिलिखित करेगा, यानी उसे लिखेगा और फिर दोनों पक्षकारों द्वारा उसके ऊपर हस्ताक्षर करवाएगा, पृष्ठांकन करवाएगा, उनकी स्वीकृति लेगा और तब वो उस पत्र को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा और तब दोनों में समझौता मान लिया जाएगा। आइए अब लेते हैं कल्याण विशेषज्ञ। धारा 15 में ये कहा गया है कि यदि किसी केस के संदर्भ में मजिस्ट्रेट को ये लगे कि एक कल्याण विशेषज्ञ की सेवा लेने की आवश्यकता है तो वह ऐसा कर सकेगा। कल्याण विशेषज्ञ का यह अनुभव होना चाहिए कि वो पारिवारिक मामलों में इस तरह के समामेलन का इच्छुक हो, अनुभवी हो, यानी वो ऐसे मामलों में निपटारे की संभावना ढूंढ सके। ये कल्याण विशेषज्ञ है। आइए अब देखो, धारा 4 मैं पढ़ा चुका हूं कि धारा 4 में यह कहा गया है कि घरेलू हिंसा की जानकारी कौन देगा? संरक्षण अधिकारी को क्लियर कर दिया गया है कि संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी कोई भी व्यक्ति दे सकता है, व्यथित व्यक्ति दे सकता है, उसका कोई रिश्तेदार दे सकता है, या जिसे विश्वास है कि घरेलू हिंसा की कोई घटना हुई है या ऐसी घटना होने की आशंका है। अगर उसके पास ये जानने का पर्याप्त कारण है तो वो इस घटना को संरक्षण अधिकारी को देगा। संरक्षण अधिकारी कौन होगा? धारा 8 में लिखा गया संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। हाँ बेटा, ले लिया। चलिए आइए, जैसा कि मैंने बताया, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे। कोई भी जिले के लिए इसकी निर्धारित संख्या नहीं है और उसके अधिकार क्षेत्र की घोषणा भी करेगी। जैसे जोधपुर में अगर संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, मान लो शास्त्री नगर क्षेत्र के लिए एक हो गया, एक सिटी क्षेत्र के लिए एक हो गया, एक महामंदिर क्षेत्र के लिए हो गया, एक ग्रामीण क्षेत्र का 1 या 2 या 4 हो गए, तो ये सरकारों को तय करना है कि वो कितने अधिकारियों की नियुक्ति करे। हमें ये ध्यान रखना है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। कितने होंगे, संख्या निर्धारित नहीं है। अब है संरक्षण अधिकारियों की, उसी को चल रहा है। वे कौन हो सकेंगे? वो कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के सदस्य हो सकते हैं। अभी धारा 8 ही चल रही है। जहां तक संभव हो संरक्षण अधिकारी महिलाएं होगी, ताकि कोई भी पीड़ित पक्षकार जो कि महिला है बिना किसी संकोच के उसे अपने मन की बात को कह सके। जो भी घटना दुर्घटना उसके साथ घटित हुई है उसको अच्छी तरीके से बता सके। तो ध्यान रखना, पर फिर भी अगर कहीं पर महिला संरक्षण अधिकारी नहीं है, क्योंकि कानून ये नहीं कहता है कि हर हाल में महिला होगी, नहीं,
अधिमानत महिला होगी, जहां तक हो सके महिला होगी। सामाजिक क्षेत्र का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ध्यान रखना है, संरक्षण अधिकारी 3 वर्ष के अनुभवी होंगे कम से कम, और उनकी नियुक्ति कम से कम 3 वर्ष के लिए की जाएगी। हाँ बेटे, पीडीएफ टेलीग्राम अवेलेबल हो जाएगा आपको बहुत जल्दी, क्लास खत्म हो गई। अब लेते हैं बेटा धारा 9, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य क्या क्या है। सारे मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक बार आप इसका स्नैप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ बेटे मनोहर, ऐसा है कि आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी, पर फिर भी कई बच्चे लेना चाहते हैं। हाँ बेटा, पहला, वह मजिस्ट्रेट के कार्यों में सहायता करता है। मैंने आपको बताया था मजिस्ट्रेट के अधीक्षण के अधीन ही काम करेगा और मजिस्ट्रेट के कार्यों में सहायता करेगा। संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे कुछ प्रारूप और आएंगे। मैंने बताया था इस अधिनियम के पीछे 7 प्रारूप हैं, उनमें से 4 प्रारूप हमारे बहुत काम के हैं। प्रारूप 1 के अंदर शिकायत दर्ज की जाती है और उसी को कहते हैं घरेलू घटना रिपोर्ट। तो प्रारूप 1 में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे इस अधिनियम में घरेलू घटना रिपोर्ट यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट DIR कहा गया है, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, तभी आगे कार्यवाही होगी। नेक्स्ट, उन्हीं का आगे का पार्ट है तीसरा पॉइंट। जो भी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी DIR की, इसकी एक कॉपी जो उस क्षेत्र से संबंधित थाने का भार साधक अधिकारी है, एक कॉपी उसको दी जाएगी और एक कॉपी उस क्षेत्र के जो भी सेवा प्रदाता हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि उनको भी पता चले इस क्षेत्र में फलां के साथ घरेलू हिंसा की घटना हुई है, ताकि वो भी जरूरत पड़ने पर तुरंत कोई एक्शन ले सके। व्यथित व्यक्ति यदि किसी अनुतोष की वांछा यानी एक तरह से इच्छा रखता है, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अगर वो इच्छा रखता है तो प्रारूप 2 में मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जाएगा। इसको बड़े आराम से समझो, क्वेश्चन बनना है। आगे धारा 12 आएगी, 18, 19, 20, 21, ये बहुत काम की है। मुझे लग रहा है कि इनमें से एक क्वेश्चन बनना चाहिए। प्रारूप 1, 2, 4, 5 में से एक क्वेश्चन बन सकता है। पहली बार पेपर है बेटा, हो सकता है केवल इतना ही पूछ ले, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये तो आवश्यक नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो धारा 12 के अंतर्गत, धारा 12 अभी आगे आएगा, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं। संरक्षण अधिकारी व्यथित व्यक्ति को, यानी जो महिला है, पीड़ित महिला है, उसको किन किन राहतों की जरूरत है, उसको प्रारूप 2 में दर्ज करेगा और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। कि यानी सबसे पहले तो उसको सुरक्षा चाहिए, तो सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। मजिस्ट्रेट तब सुरक्षा के आदेश देगा धारा 18 के अंतर्गत। अगर उसको घर की जरूरत है कि मुझे उस घर में रहने लायक जगह उपलब्ध कराई जाए, तो वो धारा 19 में उसको सुविधा मिलेगी। यदि उस महिला के भरण पोषण की समस्या है, यानी पैसे संबंधी समस्या है, तो धन संबंधी, जिसे धनीय अनुतोष कहा गया है, मॉनेटरी रिलीफ कहा गया है, उसके लिए आदेश जारी करेगा धारा 20 के अंतर्गत। अगर उसको बच्चे की कस्टडी चाहिए, बच्चे की अभिरक्षा चाहिए कि बच्चा जो है वो पति के पास है, पुरुष पक्षकार या प्रत्यर्थी के पास है, मुझे मेरा बच्चा दिलाओ, अगर न्यायालय उचित समझेगा तो उसको बच्चे की कस्टडी देगा 21 के अंतर्गत। और अगर उसको किसी प्रतिकर की जरूरत है, प्रतिकर को समझना, कंपनसेशन, और कंपनसेशन होता है किसी मानसिक क्षति का।
इस सारे घटनाक्रम के अंतर्गत यदि वो मानसिक रूप से परेशान हो गई है तो वो उसकी क्षतिपूर्ति ले सकती है। पर ये सारी क्षतिपूर्तियां, धनिया, अनुतोष वगैरह ये सब एक सीमा में होते हैं। ये प्रत्यर्थी की आमदनी और उसके पारिवारिक स्टैंडर्ड को देखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। ये नहीं कि महिला सीधा ये आवेदन कर दे कि मुझे 1 लाख रुपए महीना दिया जाए। बेचारा पति तो कांस्टेबल है, कांस्टेबल का एग्जाम दे रहा है, उसके तो आय के साधन ही नहीं है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इन सब चीजों का मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारण किया जाएगा। ध्यान रखना है, ये जो आवेदन है धारा 12 में होगा और प्रारूप कौन सा होगा? 2। घरेलू घटना रिपोर्ट प्रारूप 1 में, और मजिस्ट्रेट से जिस प्रकार के अनुतोष चाहिए, राहत चाहिए, सहायता चाहिए, चाहे वो निवास की हो, संरक्षण आदेश हो, चाहे अभिरक्षा आदेश हो, चाहे निवास आदेश हो, ये सब प्रारूप 2 में उल्लेख किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। आइए बेटा, ये उसी का पार्ट है, 5वां पॉइंट है। 4 अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं। व्यथित व्यक्ति को यदि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, बेटा ये ईयर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ सकता है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है, या यदि पीड़ित पक्षकार को, व्यथित महिला को, आगे अन्य अधिनियमों में भी इसका उल्लेख आएगा। तो यदि उसको किसी प्रकार की विधिक सहायता की जरूरत है तो ऐसी दशा में इसकी सेवाएं उसे निशुल्क मिलेगी। एक तरह से यदि उसको कानूनों की जानकारी चाहिए कि वो कौन कौन से कानूनों के अंतर्गत केस दायर कर सकती है, तो इन सब की जानकारी उसको यहाँ से मिलेगी, निशुल्क मिलेगी। इसके संबंध में जो भी प्रारूप होंगे वो उसको निशुल्क उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? संरक्षण अधिकारी। अगर संरक्षण अधिकारी के पास ये मामला नहीं गया, पहले सेवा प्रदाता के पास जाता है, तो उसकी भी जिम्मेदारियां बनती है। उक्त मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाले क्षेत्र के सभी सेवा प्रदाताओं, आश्रय गृहों की और चिकित्सकीय सहायता हेतु सूची उपलब्ध कराएगा। मैंने आपको प्रारंभ में उल्लेख कर दिया था, संरक्षण अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो हर समय अपने अधिकारिता के क्षेत्र में जो भी सेवा प्रदाता है, रजिस्टर्ड सेवा प्रदाता, जो भी परामर्शदाता हैं, या जो भी चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जितने भी आश्रय गृह हैं, उनकी लिस्ट को तैयार रखे, ताकि जो ही कोई पीड़ित पक्षकार आए, उसको चिकित्सा की इमीडिएट जरूरत है तो उस समय इधर उधर भगना ना पड़े, सीधा फोन नंबर, अपॉइंटमेंट, इलाज। तो उसके लिए उसके पास ये सब चीजें रजिस्टर्ड रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा योजना। संरक्षण अधिकारी उस महिला के साथ फिर कभी घरेलू हिंसा की घटना न हो, इसके लिए एक सुरक्षा योजना तैयार करता है। ये इस नियम को थोड़ा अलग करके पढ़ें। ये सुरक्षा योजना कौन से नियम के अनुसार होगी? नियम 8, ध्यान रखें, धारा 8 नहीं, नियम 8 का खंड 1 का उपखंड 4। आप केवल नियम 8 भी रख लोगे ध्यान, बहुत बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो सुरक्षा योजना संरक्षण अधिकारी द्वारा बनाई जाएगी, ये प्रारूप 5 में बनाई जाएगी। प्रारूप 5 में उसकी डिटेल है। इस योजना को बनाने से पहले संरक्षण अधिकारी व्यथित व्यक्ति यानी पीड़ित महिला से कई जानकारियां प्राप्त करता है कि उसके साथ मारपीट की घटनाएं कितनी बार हो चुकी है, किस तरह की मारपीट होती है या मारपीट नहीं होती है, बल्कि केवल उसको कोई भावनात्मक या मौखिक हिंसा होती है, मौखिक दुरुपयोग होता है। इन सब चीजों की जानकारी लेगा। क्या प्रत्यर्थी कहीं लीकर वगैरह लेने या ड्रिंक करने का आदी तो नहीं है, वो कोई मद्यपान तो नहीं करता है, या क्या ऐसा है कि वो जब कभी भी मद्यपान करता है तो मद्यपान के पश्चात इस तरह की दुर्घटना को अंजाम देता हो। इन सब चीजों पे विवरण करने के पश्चात
जानकारी लेने के पश्चात वो सुरक्षा योजना तैयार करता है। और इसका उद्देश्य है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, और साथ में उसको बचाव के उपाय भी बताता है कि जब कभी भी अंदेशा हो कि फिर ऐसी घटना हो सकती है, आपको ये करना है। वो पुलिस के इमरजेंसी सहयोग ले सकती है। तो व्यथित व्यक्ति से परामर्श करने के पश्चात संरक्षण अधिकारी जो भी संभावित खतरे हैं उनका निर्धारण करेगा। और आप इसे कृपया प्रारूप 5 पढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। प्रारूप 5 में सुरक्षा योजना प्रस्तुत करेगा। क्वेश्चन आ सकता है, सुरक्षा योजना बनाने का जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो संरक्षण अधिकारी को। कौन से प्रारूप में इस योजना का खाका है? प्रारूप 5 में। नेक्स्ट, हाँ जी, अपन इसका उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। परामर्श के बारे में मैंने बताया था कि मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के दौरान प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को अकेले या संयुक्त रूप से सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से जो इस हेतु योग्य हों परामर्श लेने का निर्देश दे सकता है। संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता के सदस्यों में से जो योग्य हों, अनुभवी हों, जिनको इस मामले में परामर्श देने या काउंसलिंग करने का अनुभव हो, उनकी एक लिस्ट तैयार करता है। ऐसे व्यक्ति परामर्श देने के योग्य होते हैं और नियम 13 के अंतर्गत नियुक्ति होती है। यहाँ धारा 14 में केवल ये बताया गया है कि ये कौन होंगे। तो सेवा प्रदाताओं में से जो इस तरह के योग्य सदस्य हों उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि मजिस्ट्रेट को यह अनुभव होता है कि किसी पक्षकार को या दोनों पक्षकार को मामले में काउंसलिंग की जरूरत है, समझाइश की जरूरत है, तो ऐसी दशा में परामर्शदाता का उपबंध किया गया है। नियम 13, ये नियम 13, संरक्षण अधिकारी योग्य परामर्शदाताओं की सूची तैयार रखेगा। सूची वो सबकी बना के रखेगा। वो अपने क्षेत्र से संबंधित सेवा प्रदाताओं की सूची तैयार रखेगा। वो अपने क्षेत्र में जो भी आश्रय गृह है, शेल्टर होम है, उनकी सूची रखेगा। चिकित्सा सुविधाओं के लिए उन सबकी सूची रखेगा। और जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो उन सूचियों को उपलब्ध करवाएगा। इन्हीं में से व्यथित व्यक्ति को सूचना के अधीन परामर्शदाता की नियुक्ति की जाएगी। यानी पीड़ित पक्षकार से पूछा जाएगा कि फला व्यक्ति को हम परामर्शदाता नियुक्त कर रहे हैं, कोई ऐतराज तो नहीं है। तो इस प्रकार उसको सूचना के अधीन परामर्शदाता की नियुक्ति की जाएगी। ध्यान रखना, मैं पहले ही कह चुका हूँ, यथासंभव कोशिश की जाएगी कि चाहे वो संरक्षण अधिकारी हो और चाहे वो कल्याण विशेषज्ञ हो, चाहे वो परामर्शदाता हो, इस बात का प्रेफरेंस दिया जाएगा कि वे महिला हो। तो यथासंभव ध्यान रखना, महिला को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सेवा प्रदाता तो चूंकि एक संस्था है तो वह न तो पुरुष हो सकती है न महिला हो सकती है, पर सेवा प्रदाताओं में से ही जो सदस्य होते हैं उनमें से किसी को परामर्शदाता नियुक्त किया जाता है। तो कोशिश की जाती है कि किसी महिला का इसके लिए चयन किया जाए। नियम 14, जैसा कि मैंने बताया कि परामर्शदाता जब उसकी नियुक्ति हो जाएगी तो वो ये कोशिश करेगा कि दोनों पक्षकारों की एक किसी योग्य स्थान पर मीटिंग करे। उस मीटिंग का पहला उद्देश्य ये होगा कि वो प्रत्यर्थी को इस बात के लिए पाबंद करेगा, उससे ये आश्वासन लेगा
कि भविष्य में घरेलू हिंसा की कोई घटना नहीं होगी। ये एश्योरेंस प्राप्त करना, क्योंकि सबसे पहला इस अधिनियम का उद्देश्य यही है कि भविष्य में घरेलू हिंसा की घटना न हो। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि प्रत्यार्थी यह वचन दे कि हिंसा की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। प्रत्यार्थी व्यथित व्यक्ति से किसी प्रकार का संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं करेगा। अब उनके बीच में जो मीडिएटर है वो इस समय परामर्शदाता है। जो कोई भी चीज को उसको पूछना है, परामर्शदाता के माध्यम से वो पूछेगा। वो ना तो टेलीफोनिक कांटेक्ट कर सकता है, नो व्हाट्सएप, नो मैसेंजर, नो ईमेल, किसी प्रकार के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक या व्यक्तिगत माध्यम का प्रयोग नहीं करेगा। यदि व्यथित व्यक्ति इच्छा प्रकट करे तो वो समझौते का प्रयास भी करेगा। यदि पीड़ित पक्षकार ने कह दिया कि कोशिश की जाए कि हमारे बीच में समझौता हो जाए, तो निश्चित तौर पर परामर्शदाता इस मामले में समाधान हेतु प्रयास करेगा। और जैसा कि मैंने बताया, अगर समाधान हो जाता है तो उसे वो अभिलिखित करेगा, दर्ज करेगा, दोनों पक्षकारों से पृष्ठांकित करवाएगा यानी हस्ताक्षर करवाएगा और उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। यस, नियम 14 का ही अगला पार्ट है ये। यथाशीघ्र वह अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा। समझौते की दशा में दोनों पक्षकारों से समझौता पत्र को पृष्ठांकित यानी एक तरह से उसे हस्ताक्षरित कराएगा। दोनों पक्षकारों द्वारा जब वो स्वीकार्य हो जाएगा तो मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करवा दिया जाएगा। मैंने बताया था कि कल्याण अधिकारी की नियुक्ति धारा 15 के अंतर्गत होती है। यदि मजिस्ट्रेट को ये उपयुक्त लगता है कि एक कल्याण अधिकारी की जरूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो परिवार कल्याण के कार्य में लगा हो, परिवार को बचाने के लिए या परिवार के कल्याण की वृद्धि में लगा है, तो वह ऐसे व्यक्ति की सेवाएं ले सकता है। इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही हेतु मजिस्ट्रेट अपनी सहायता हेतु एक ऐसे व्यक्ति को जो परिवार कल्याण के संवर्धन में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की सेवाएं ले सकेगा। ये एक तरह से ऑनररी सेवा होती है। ध्यान रखना है कि कल्याण विशेषज्ञ भी जो है यथासंभव महिला होगी, महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज का समय हो चुका है। खुश रहो, मस्त रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू।